तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्हीं के पीडीएफ से हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्टोरी का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाद भारत में किस सभ्यता का विकास हुआ? सिंधु सभ्यता के बाद भारत में किस सभ्यता का विकास हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्य सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्य थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्यपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। जो आर्यों की भाषा थी वह थी संस्कृत। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विद्वान ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का मैक्स मूलर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, आर्य सभ्यता के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आर्य सभ्यता के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक संस्कृति काल का किसे माना जाता है? ठीक है, ऋग्वैदिक संस्कृति का कालखंड किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को ऋग्वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी उत्तर वैदिक कालखंड किसे माना जाता है, कब से कब तक? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एशिया के बोगाइज कोई, एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है 14वीं सदी के पूर्व का अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद और अवेस्ता में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऋग्वेद और जैन अवेस्ता में समानता है। तो ये अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ईरान, यानी जिस प्रकार भारत में ऋग्वेद है उसी प्रकार ईरान में एक जैन अवस्था है। इन दोनों में काफी समानता, काफी बातों का वर्णन एक समान देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच मतलब विचार का मिलान करें। ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी कहने का अर्थ है कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 5 और ई का 2, यानी इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम पीडीएफ में आपको बता दे रहे हैं आंसर, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत किस ग्रंथ को माना जाता है? आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत किस ग्रंथ को माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद को, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है? ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है? तो जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करें, और यहाँ पर वैदिक नदियों का नाम दिया गया है और यहाँ पर आधुनिक नदियों का नाम दिया गया है कि जो था वैदिक नदियाँ उसका आधुनिक नाम क्या था? तो देखिए, जो कुभा नदी है वैदिक काल में, जो कुभा नदी है उस नदी को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है आधुनिक काल में। जो परुष्णी नदी है उसको रावी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। जो सदा नीरा नदी है, सदा नीरा नदी, उस नदी को गंडक नदी
के नाम से जाना जाता है, सतुद्री को सतलज नदी के नाम से जाना जाता है और आस्किनी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 और ई का 5। यहाँ पर 5 होगा तो ऑप्शन नंबर क्या इसका सही उत्तर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 और ई का 5। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी ज्ञान बिंदु का बैच आएगा उसको टोटल हम फ्री में यहाँ पर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज कैसा समाज था? ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सर तो बताए हैं पितृसत्तात्मक, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा कि क्या इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इस पर हम तो थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन किस पर आधारित था? ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन किस पर आधारित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोत्र पर आधारित था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई कौन थी? ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परिवार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था दोस्तों कुलप। कुलप कहा जाता था, यानी जो परिवार के हेड होते थे, मुखिया होते थे पिताजी, उनको कुलप कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख है? वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नदियों का, यानी ऑप्शन नंबर बी 31 नदियों का, 31 नदियों का उल्लेख है वैदिक संहिताओं में। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 25 नदियों का। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 21 नदियों का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा या कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसमें। ठीक है, आइए पहले देख लेते हैं, यहाँ पर कूट दिया गया है, कथन दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है पहला कथन में कि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में कह रहा है कि इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा जिसे देवीत्मा या मातेत्मा एवं नदीत्मा भी कहा जाता है, ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर में कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का 3 बार और यमुना नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। तो आइए पहले देख लेते हैं कह रहा है कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए इसमें जो सही है वह है 1 तथा 2 दोनों, लेकिन 3 सही नहीं है। 3 सही नहीं है आपका। ठीक है, 3 जो है ये गलत है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख किया गया है? किस वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, वैदिक कालीन पर्वत मुंजवत किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? वैदिक कालीन पर्वत जो है मुंजवत किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोम का, यानी जो सोमदेव हैं उनका निवास स्थान माना जाता है मुंजवत पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता है? किस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो सतलज से यमुना तक का क्षेत्र है, सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक का क्षेत्र है उसको, और सरस्वती और दृश्यवती नदी का क्षेत्र जो है उसको जो है ब्रह्मवत मतलब कहा जाता है, ब्रह्मवत क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया है? ठीक है, निम्नलिखित में
किस ग्रंथ में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मोत्तर प्रदेश कहा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का मनुस्मृति में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है, वैदिक सभ्यता का केंद्र कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक सभ्यता का जो केंद्र है वह माना जाता है सरस्वती नदी से लेकर दृश्यवती नदी के बीच के क्षेत्र को वैदिक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा दादी, नाती पोते, नानी आदि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी ऋग्वैदिक काल में इन जो दादा दादी, नाना नानी, नाती पोते, इन शब्दों के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? तो नप्त्री शब्द का, नत्रिप शब्द का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। किस काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित था? वर्ण व्यवस्था प्रचलित था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? यानी ऋग्वेद का जो 10 मंडल है उस 10 मंडलों में से किस मंडल में 4 वर्णों का, जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के किस मंडल में? तो वह मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान किस काल में प्राप्त था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में। यानी जो ऋग्वैदिक काल था ये पितृसत्तात्मक समाज था, फिर भी महिलाओं को पूरा छूट दिया गया था, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो देखिए, वैदिक युग में बाल विवाह भी प्रचलित नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। वैदिक युग में पुत्रियों का कौन सा संस्कार किया जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपनयन संस्कार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी? विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वैदिक काल में विधवाओं का विवाह हो जाता था। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। असजीवन विवाहित रहने वाली कन्या क्या कहलाती थी? यानी पूरा जीवन अविवाहित रहने वाली कन्या क्या कहलाती थी? तो वह कहलाती थी दोस्तों अमाजू, अमाजू कहलाती थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित था? कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दास प्रथा। दास प्रथा मतलब जो मनुष्यों का व्यापार किया जाता है, यानी उसको गुलाम बनाकर उसको बेचा जाता है, उसी को दास प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। वैदिक समाज में कन्या को देने के लिए, कन्या को दिए जाने वाले उपहार के लिए कौन सा शब्द प्रचलित था? यानी वैदिक समाज में जो कन्या को मतलब उपहार दिया जाता था, गिफ्ट दिया जाता था, उसमें कौन सा शब्द आया था उसके समय? तो वह समय आया था, मतलब वह शब्द आया था वहतु, वहतु आया था। ठीक है, यानी जब भी कन्याओं को कोई चीज़ दिया जाता था, गिफ्ट दिया जाता था, तो वहाँ पर गिफ्ट नहीं, उपहार नहीं, वहतु कहा जाता था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वहतु, यानी 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहतु। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदुषी स्त्री का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदुषी स्त्री का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सीता, यानी सीता जी का जो है उल्लेख जो है विदुषी स्त्री जो है ये नहीं मिलता है ऋग्वेद में। और ये जो है तीनों का तीनों मिलता है, लोपामुद्रा, अपाला, सिकता, इन तीनों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन सीता जी का नहीं मिलता है, क्योंकि सीता जी है त्रेता युग में है, श्री रामायण का ये पात्र है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वैदिक कालीन समाज में नियोग प्रथा किससे संबंधित था?
वैदिक कालीन समाज में नियोग प्रथा किससे संबंधित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुत्र प्राप्त हेतु महिलाओं को अपने देवर से साहचर्य संबंध से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नियोग प्रथा क्या होता था? तो देखिए, जिस महिलाओं का बाल बच्चा नहीं होता था तो अपने सास ससुर अपने पति से आज्ञा लेकर अपने देवर के साथ संभोग कर लेती थी और उनको लड़का हो जाता था, यही नियोग प्रथा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आर्यों के वस्त्र किसके नहीं बने होते थे? आर्यों के वस्त्र जो है किससे बने, मतलब किससे नहीं बने होते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी डी नंबर, यानी कपास का। ठीक है, 42 का होगा डी। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है ऋग्वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। 2 नंबर कथन में दिया गया है ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, कूट के माध्यम से सही कूटों का चयन कीजिए। और यहाँ पर दिया गया है अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। ठीक है, अनुलोम विवाह यानी कहने का अर्थ यह है कि जब उच्च वर्ण का स्त्री का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष का विवाह होता था एक साथ, तो अनुलोम विवाह कहा जाता था। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि आपका सही उत्तर क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला के साथ विवाह करे, उच्च वर्ण का यहाँ पर स्त्री नहीं, उच्च वर्ण का पुरुष, ध्यान रखिएगा, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण के महिला के साथ विवाह करेगा, तब जाकर अनुलोम विवाह होगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि उच्च वर्ण का स्त्री, तो नहीं, यहाँ पर यह कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से, तो नहीं, यह भी आपका कथन गलत है, क्योंकि प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च वर्ण का महिला निम्न वर्ण की पुरुष के साथ करते थे। ठीक है, जैसे में मान लीजिए आपका हो गया क्षत्रिय कुल की महिला हो गई और शूद्र कुल का पुरुष हो गया, उसको जब विवाह होगा तब जाकर प्रतिलोम विवाह कहेगा। और यहाँ पर दिया गया है कि उच्च वर्ण का पुरुष, तो ये आपका कथन गलत है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है? तो न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो देखिए 45 नंबर का जो कथन गलत है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि ऋग्वैदिक समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक समाज था ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, न कि जाति व्यवस्था पर। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा कबीला आर्यों का था? तो देखिए जो आर्यों का था, आर्यों का 5 कबीला था। कौन कौन सा? अनु, पुरु, तुर्वस, द्रुहु और यदु। तो इसमें से 3 कबीला यहाँ पर वर्णन किया गया है। 3 कबीला अनु, पुरु और तुर्वस दिया गया है। बाकी ये जो था गोप और विष, ये कबीला नहीं था। ठीक है, ये कबीला नहीं था। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्यों का कबीला था? तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। और 2 कबीला था, कौन कौन सा? तो उसको हम आपको बता दे रहे हैं। एक था आपका यदु था, एक था आपका कबीला यदु और एक था आपका द्रुहु। ठीक है, ये 2 और कबीला था, तो इसको भी याद रखिएगा। यदु, द्रुहु, अनु, पुरु, तुर्वस, ये 5 कबीला था आर्यों का। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, आर्यों को पंचजन भी क्यों कहा गया है? आर्यों को पंचजन भी क्यों कहा गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनके 5 कबीला थे। कौन कौन से अभी हमको बताए हैं पीछे? आर्यों का 5 कबीला था, इसलिए इनको पंचजन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, कबीले का प्रधान राजा होता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उनको कहा जाता था दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा गोप, यानी कबीले का प्रधान जो राजा होता था उनको गोप कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन, आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र जो था ये आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन था। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, मिलान करे। ठीक है, मिलान करने को कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए आपका सही उत्तर जो होगा वह होगा ग्राम का ग्रामीणी, ग्राम का होगा ग्रामीणी। ठीक है,
बी का हो जाएगा 20 का हो जाएगा 20 पति, ठीक है। 20 का 20 पति होगा, जन का होगा जनपति, यानी ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, 20 का प्रमुख 20 पति और जन का प्रमुख जनपति और कबीला का प्रमुख गोप। यानी इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करा चुके हैं। 50 क्वेश्चन हम इसलिए कराते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में भी आसानी होगा। कुछ भाइयों का कहना था कि 100 क्वेश्चन का कराइए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं, चैनल में जाकर आपको लाइन बाई लाइन सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम दूसरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा।